वाले करते हैं सेशन के लिए। थैंक यू एंड थैंक यू अखिलेश जी कि आप आए इंडिया मंच पे। मैं तो कहने कि मैं जय श्री राम बोलूं या जय श्री कृष्ण बोलूं, बिकॉज ये बीजेपी और सपा के बीच में ये भी डिवाइड हो रहा है। जय भीम जय समाजवाद। लेकिन कि बीजेपी केवल महापुरुषों को, भगवानों को नारे में रखती है, स्लोगन्स में, उनके न रास्ते पे चलती है। इसलिए जय समाजवाद, जय संविधान, जय भीम और बहुत सारे ऐसे हमारे पास नारे हैं, उनसे ही शुरू होना ज़्यादा बेहतर रहेगा। लेकिन लोग घर घर खेलते हैं, आप लोग मंदिर मंदिर खेल रहे हैं। वो अपना अयोध्या में बना रहे हैं, आप अपना सफाई में बना रहे हैं, इटावा में। हालांकि बहुत सारे लोगों ने अलग अलग तरीके से बात को कहा है। सच्चाई में मंदिर तो हमारी यूनिवर्सिटी, कॉलेजेस, स्कूल्स होने चाहिए। और वो जो मंदिर बनाए जा रहे हैं उन पे हम लोग ना जाएं तो ही अच्छा है, क्योंकि भगवान सबके हैं, कोई किसी पे कोई चीज़ थोप नहीं सकता है और कोई थोप नहीं सकता। कई बार कुछ लोग थोपना चाहते हैं चीज़ों को कि यही रास्ता अपनाइए, यही हमारा वो है। तो मैंने भी, क्योंकि भगवान का काम भगवान ही शुरू कर सकते, मैं नहीं कर सकता। अगर जो मंदिर मैं बना रहा हूँ, मेरा सौभाग्य है कि उस स्थान पे बनाने का मुझे मौका मिला, जबकि कोई ऐसी तैयारी नहीं थी। जब बनने लगा मंदिर, उसके बाद मुझे इस बात की जानकारी मिली कि ये जो स्थान है, ये वही स्थान है जिसके माध्यम से, जिसके रास्ते से शिव शक्ति रेखा का इसी रास्ते से होना है। तो कोई काम है भगवान स्वयं कराते हैं। मेरा सौभाग्य कि मुझे ऐसा पुण्य काम करने का मौका मिला। और मैंने कई बार कहा कि अपना मंदिर बनवाने के बाद मैं उनके भी मंदिर पे जाऊंगा। दुख तो इस बात का है, मेरा चिंता है मुझे इस बात की कि एक जगह तो सबने चंदा दिया, दूसरे कोई चंदा ही नहीं दे रहा है। और अगर चंदा देता तो हमारा ही मंदिर जल्दी बन जाता। तो मैं बीजेपी के लोगों से कहूंगा कि इतना पुण्य काम कर रहा हूं मैं, थोड़ा चंदा अपने में से हमें भिजवा दो तो हमारा भी कार्य पूर्ण हो जाए। क्योंकि भगवान शिव का मंदिर बन रहा है और समय से बन जाएगा तो भगवान शिव का भी, प्रभु श्री राम जी का भी, दोनों दर्शन एक साथ हम लोग कर पाएंगे। आप तो बीजेपी से कह रहे हैं कि शेयर करें, कांग्रेस भी आपसे शेयर नहीं कर रही है। आपने कहा था इलेक्टोरल बॉन्ड्स के बारे में कि कांग्रेस ले रही है, लेकिन आपको बता ही नहीं रही है कहाँ से मिल रहा है और शेयर नहीं कर रही है। ये राष्ट्रीय पार्टी है, इन पर राष्ट्रीय रास्ते हैं। इनके पास राष्ट्रीय रास्ते हैं कि इनके पास सब संपर्क है, और वो संपर्क दिल्ली में जब रहेंगे हम लोग तो वो भी ढूंढ लेंगे हम लोग। वैसे यही अगला सवाल यही था कि आपको, अब हम दिल्ली में पार्लियामेंट में देख रहे हैं, तो आपको दिल्ली की सर्दी और पार्लियामेंट की गर्मी, आपको मज़ा आ रहा है दिल्ली में होने का? दिल्ली से बहुत से फैसले होते हैं और यूपी सबसे बड़ा स्टेट है और वहाँ के प्रधानमंत्री हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री वहीं से चुने गए हैं। गुजरात से अगर बन जाते प्रधानमंत्री जी तो शायद उत्तर प्रदेश ना आते। ये उत्तर प्रदेश के लोगों का सौभाग्य हमेशा रहा है कि उन्होंने प्रधानमंत्री कई दिए हैं। तो दिल्ली में प्रधानमंत्री जी यूपी से चुन करके आए हैं, इसलिए यूपी की तमाम बातों को हम लोग रखते हैं। और ऐसे ऐसे सवाल हैं वहाँ के जिसका हम किससे सवाल करें। हम लोगों ने तो उत्तर प्रदेश में वो समय देखा है कि अगर कोई 50,000 की कहीं डकैती या कोई आरोप लग गया तो बुलडोजर तैयार रहता था। उसको कोर्ट की जरूरत नहीं थी, न्याय कोर्ट से मिलता है, संविधान हमें न्याय देता है, उसके लिए बुलडोजर था वहां पे। लेकिन इधर हम लोग देख रहे हैं कफ सिरप में इतने लोगों की जान गई, इतना बड़ा घोटाला हो गया। कई अखबार लिख रहे हैं कि 700 कंपनियां थीं जो ट्रांजैक्शन अब ढूंढने के लिए उन्हें जाने कितना समय चाहिए होगा। लेकिन क्योंकि उन्हें बचाना है, स्वजाति लोग हैं, सब शामिल हैं उसमें, तो उन्हें बचाना है। और दुर्भाग्य तो इस बात का है कि भारत का जो चैनल हैं, जो एजेंडा चलाते हैं चैनल,
वो जाकर के इंटरव्यू ले रहे हैं। एजेंडा शब्द ही निगेटिव हो गया। कभी एजेंडा नाम तो नहीं रखा आपने? हाँ, वो कोई मैं और अभी मंच गया था था। जिसमें आप गए थे। मैं अभी गया था एजेंडा एक कार्यक्रम में। पूरा देश जानता है वो किसका एजेंडा चलाते हैं। सोचिए, एजेंडा शब्द ही निगेटिव हो गया। चैनल जा रहे हैं इंटरव्यू लेने। कभी गलती हम लोगों से भी हो सकती है, कोई गलती। कल को अखबार टीवी वाले हमसे भी सवाल पूछेंगे, और कई ऐसे मौके आए जहां पर हमें जवाब देना पड़ा, लेकिन कोई सवाल नहीं कर सकता प्रेस का। और सुनने में यहां तक आया है कि वैल्यूएशन करने कोई गया तो वैल्यूएशन करने वाले ही भाग गए। कि अगर कोई आरोप लगा है कि ये कोठी इतने करोड़ की बनी है, तो वैल्यूएशन करने वाले भाग रहे हैं वहां। सोचिए आप, ये लॉ एंड ऑर्डर है, ये डर है, ये दहशत है, ये यूपी है। और हमारे मुख्यमंत्री तो और आगे चले गए। उन्हें इलेक्शन कमीशन की खबर मिल गई अंदर से, और खबर ये मिली कि 4 करोड़ वोट भारतीय जनता पार्टी के कट गए हैं। सोचिए, एसआईआर करते करते दूसरों के वोट कटवा रहे थे। ये एसआईआर से दूसरों के वोट कटवा रहे थे इलेक्शन कमीशन से मिलकर के। इधर हमारे मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि हमारे ही वोट कट गए 4 करोड़। और अगर 4 करोड़ वोट कट गए हैं, तो हमने गणित बनाया कि 403 विधानसभाएं हैं, उनको भाग दे दें, अगर हम डिवाइड कर दें, तो 84,000 वोट हर विधानसभा में कम बीजेपी का हो गया। अब बताओ बीजेपी कैसे जीतेगी? तो ये जो वोट कटे हैं, ये कोई अंदरूनी बीजेपी में नहीं काटा-काटी हो गई दिल्ली वालों और लखनऊ वालों के बीच में? नहीं, बीजेपी, सच्चाई तो ये है कि जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदते हैं, कभी कभी अपने आप खुद गिर जाते हैं गड्ढे में। ये दूसरों के लिए गड्ढा खोद रहे थे, इस बार बीजेपी खुद गिर गई उसमें। जो अखिलेश यादव का इंटरव्यू करते हैं, तो अखिलेश यादव के थोड़े कोड वर्ड्स भी होते हैं, जैसे कि दिल्ली वाले और लखनऊ वाले। आप बताइए, आप किनका जिक्र करते हैं दोनों से? दिल्ली में प्रधानमंत्री होते हैं, लखनऊ में मुख्यमंत्री होते हैं, इसमें क्या डिकोड करना है? और आप मुख्यमंत्री को बाबा मुख्यमंत्री क्यों कहते हैं? आज से संकल्प लेते उन्हें बाबा नहीं कहेंगे, और बाबा के साथ साथ योगी नहीं कहेंगे। जो उनका नाम होगा वही कहेंगे। फर्स्ट नेम पर आप सोशलाइज तो करते नहीं है उनके साथ। ये फर्स्ट नेम बेसिस तो सोशल जो दोस्त होते हैं वो करते हैं। आप तो उनके सोशल मित्र हैं नहीं। कब मिले आप सोशली उनसे? नहीं, वो अकेले रहते हैं, कोई मित्र उनका नहीं है, तो उस तरह के कार्यक्रम में किसी को ना बुलाते ना कहीं जाते हैं। पर वो नेताजी को मिलने तो आए थे। नेताजी को मिलने आए थे मुख्यमंत्री। नहीं, वो नेताजी, क्योंकि स्वास्थ्य उनका बेहतर नहीं था उस समय, तो उस समय बहुत सारे लीडर्स मिला करते थे। तो कई बार बीजेपी के लोग वही तस्वीर चलाते कि हम मिले हुए हैं सरकार से। नेताजी तो उनसे रिक्वेस्ट करने भी गए थे एक बार, कि जब सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश का एक्ट ख़त्म कर दिया था जिसमें मुख्यमंत्री लोगों को घर मिला करते थे, क्योंकि नेताजी का कोई घर लखनऊ में नहीं था, हम लोगों का घर नहीं था लखनऊ में बना हुआ, तो नेताजी रिक्वेस्ट करने गए थे। आप सोचिए, वो मुख्यमंत्री ऐसे थे कि नेताजी के निकलते ही बाहर उन्होंने ऑर्डर कर दिया कि 14 दिन में घर खाली कराना है। तो सोचिए, कोई मुख्यमंत्री ऐसा हो, किसी की सोच ऐसी हो, और कोई क्या उम्मीद करेगा उनसे? आपके जब वो मुख्यमंत्री बने थे और जब आपके मुख्यमंत्री निवास में गए थे, तो उन्होंने तो गंगा जल से धोया। अगर आपकी सरकार आएगी तो आप क्या करेंगे? हालांकि ये आज के समय पर, और उस समय जहाँ सोशल मीडिया इतना एक्टिव है, चीज़ें हर इंसान जानता है, छोटी छोटी बातें भी हर लोगों के पास पहुँच जाती है। हालांकि बीजेपी ने ये काम अच्छा नहीं किया। उत्तर प्रदेश में कभी ऐसा नहीं हुआ होगा कि कोई मुख्यमंत्री बना और कोई मुख्यमंत्री हटा, और उसके बाद अगर कोई दूसरा मुख्यमंत्री आया तो पूजा पाठ तो कराते हैं, गृह प्रवेश के लिए कुछ काम होते हैं, लेकिन गंगा जल से किसी ने नहीं धुलवाया। हम लोग कभी दूसरों के गलत कामों को हम लोग कभी अपनाएंगे नहीं, ये काम हम लोग नहीं कर सकते। और बीजेपी वाले यहाँ तक नहीं रोके रहे। मैं तो अपने कन्नौज में देखा हूँ उनको, मंदिर के सबसे पुराने पुजारी, सबसे बड़े पुजारी इन बीजेपी के लोगों को मना कर रहे थे गंगा जल से मत धो मंदिर, लेकिन बीजेपी वाले माने ही नहीं, पंडित जी की नहीं मानते, तो ये भगवान क्या मानेंगे? इन्होंने गंगा जल से धुलवाया मंदिर, बताइए, हमारे जाने के बाद। तो इन पर ज़्यादा भरोसा करने की ज़रूरत नहीं है। ये हर चीज़ नकारात्मक ढूंढते हैं, निगेटिविटी ढूंढते हैं कि निगेटिव कहाँ है, कहाँ से फियर क्रिएट करें, कहाँ से लोगों को डराएं।
वो जीत रहे हैं ना फिर भी। अभी भी तो हारे हैं, अब हम लोग जीतना सीख गए, अब हम ही लोग जीतेंगे। तो जो आपने यूपी में दिखाया 24 में 2024 में, जैसे कि समाजवादी पार्टी ने बिल्कुल किया, तो ये आपको लगता है कि बाकी अलायंसेस क्यों नहीं कर रही हैं? कोई आपके बीच में कोई कमजोर कड़ी है? अलायंस तभी होते हैं क्योंकि एक दूसरे की मदद के लिए एक दूसरा दल खड़ा हो जाए। अगर सब बराबरी होते, दूसरा दल ताकतवर होता तो अलायंस क्यों करेगा। इस बार हम लोग रास्ता निकालेंगे और कोशिश करेंगे कि अलायंस और मजबूत बनाएं, और सवाल सीट का ना रहे, सवाल जीत का रहे। सवाल सीटों का नहीं होगा कि सीट कौन कितनी लड़ेगा क्या है, लेकिन सवाल हमारा जीत का रहेगा। अगर एक भी सीट कोई जीत सकता है तो वही लड़ाया जाएगा। ये हम लोगों ने करके देखा है उत्तर प्रदेश में। पिछले लोकसभा के चुनाव में बहुत सारे साथी हमारे मांग रहे थे टिकट, लेकिन पार्टी और हमारी तरफ से यही कोशिश थी कि वो फैसला लें जो वो जीत जाएं, और उसी का परिणाम ये हुआ कि बीजेपी दूसरे नंबर पे पहुंच गई और अयोध्या भी चुनाव हार गई। इसीलिए आप अवधेश प्रसाद को अपने साथ बिठाते हैं, क्या सिंबॉलिक भी कह रहे हैं कि आप नमक छिड़क रहे हैं बीजेपी के? हाँ, ये बीजेपी वाले बहुत गलत सोचते हैं, हर बात निगेटिव सोचते हैं। वो लोग नकारात्मक लोग हैं। वो लोग, उन्हें मैं इसलिए बैठाता हूँ कि वो हमारी पार्टी के बहुत सीनियर नेता हैं। उसमें थोड़ी गलती कांग्रेस की है, अगर हमें 2 सीट दे देती आगे बैठने वाली तो हमें क्यों किसी के साथ बैठाना पड़ता उन्हें। तो वो गलती हमारी है, वो अंदर हम देख लेंगे क्या करना है भविष्य में। लेकिन हम तो अवधेश जी को आगे बैठाते हैं, लेकिन बीजेपी बताइए अपने प्रभु श्री राम जी को कहाँ बैठाती है। सवाल ये नहीं होना चाहिए कि अवधेश जी कहाँ बैठ रहे हैं, सवाल ये होना चाहिए जिन्हें हम लोगों ने टीवी पे देखा भगवान के रूप में, उन्हें बताओ कहाँ बैठाते हैं। हम अगर देखना चाहें तो भी नहीं देख सकते, ऐसी जगह बैठाते हैं। बताइए, जो प्रभु श्री राम जी के लिए वोट मांगते हो, और प्रभु श्री राम जी जो टीवी पे देखे हम लोगों ने, अरुण गोविल जी, उन्हें कहां बैठाते हैं? ऐसी जगह बैठाते हैं कोई देख ना ले उनको। तो मैं आपके माध्यम से, कल भी मैंने लोकसभा में कहा था कि उनकी सीट बदल दो। मैं फिर कहता हूं कि उनकी सीट सबसे आगे होनी चाहिए। पर सीट अब खाली बीजेपी वाले करने बैठाएंगे नहीं, मैं जानता हूं बीजेपी वाले नहीं बैठाएंगे। क्योंकि वो पीछे किसको भेजेंगे फिर? हाँ? अगर उनको आगे करेंगे तो पीछे किसको भेजेंगे, उसका भी नहीं, सुझाव दे दीजिए। भाई प्रभु श्री राम जिनको हम देखते हैं टीवी पर, ये नए बच्चे नहीं जानते होंगे, पुराने आपने तो वही प्रभु श्री राम को देखा है। रामायण जब टीवी पे चलती थी, लोग घरों को छोड़ करके आ जाते थे, लोग कोई सड़कों पे नहीं दिखता था, सब देखते थे। पूरा मोहल्ला है जिसके घर पे टीवी होता था, उसमें प्रभु श्री राम का वो कार्यक्रम देखते थे, रामायण देखते थे। इसलिए हमारे आपके चैनल के माध्यम से ये निवेदन है भारतीय जनता पार्टी से, उन्होंने अध्यक्ष बना दिए, राष्ट्रीय प्रदेश अध्यक्ष बना दिए, अब प्रभु श्री राम जी को भी आगे बैठाएं सबसे। किसको पीछे ले जाना है उनकी मर्जी है, किसको पीछे ले जाना चाहें, तमाम है, उन्हें पीछे ले जा सकते हैं वो लोग। जैसे कि मैं क्यों बताऊं? आप आधा सुझाव दे रहे हैं ना, पूछा दीजिए। बहुत से लोग हैं, उन पे सीटें बहुत हैं, फ्रंट में सबसे ज्यादा सीट उन्हीं के पास हैं, तो वो किसी को भी पीछे कर सकते हैं। और जो भी पीछे जाएगा उसका सौभाग्य होगा कि प्रभु श्री राम जी के पीछे बैठा है वो। उनको आप अपनी तरफ क्यों नहीं बुला लेते? अगर कोई व्यवस्था ऐसी हो तो सबसे बड़े पीछे बैठ जाए, प्रधान सांसद भी। अच्छा, आप प्रधानमंत्री को बैक बेंचर बनाने के मूड में हैं? आप उनको नहीं, वो सीट तो नहीं बदल सकता कोई, वो सीट तो लोग डेमोक्रेसी में नहीं बदल सकती, वो सीट तो उनकी रहेगी। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पीछे जा सकते हैं, उनकी जरूरत क्या है आगे। अच्छा, आपका गणित कैसा है? हाउ आर यू इन मैथ्स? आपका गणित कैसा है? सॉरी, आपका मैथमेटिक्स में कैसा है? स्ट्रांग है, वीक है? मेरा मैथमेटिक्स ठीक है। ठीक है। अच्छा, मैं एक सवाल करूंगी, 2+2 आप बताना 4 बनता है या 8। एक पॉइंट कि प्रियंका गांधी अभी हाल में प्रशांत किशोर से मिली और उनके पास जनरल सेक्रेटरी है, उनके पास कोई चार्ज नहीं है। सुनने में आया कि शायद वो यूपी में फिर इंटरेस्ट दिखाएं। दूसरी बात, अभी कांग्रेस की हाल में यूपी वालों की मीटिंग हुई थी, वहाँ पे शायद किसी ने सजेस्ट भी किया था कि हम ओवैसी के क्यों नहीं बातचीत करते हैं। तो ये सब क्या हो रहा है? ये 2+2 बन के कितना नंबर आता है आपके पास? देखिए, हालांकि वो बहुत बड़ा विषय इसलिए नहीं है, वो भी चिंतन करेंगे कि बिहार में क्या हुआ है उनके दल का। और
अगर वो रणनीति बना रहे होंगे कांग्रेस के साथ, तो उन्हीं की कंपनी कई टुकड़े हो गए हैं उसके, उन्हें हम ले लेंगे किसी को। ये प्रशांत किशोर की बात हो रही है। हाँ, तो अगर कोई ऐसा उन पर रणनीति अंदर होगी, क्योंकि कंपनी के कई टुकड़े हो गए मुझे जो जानकारी मिली है, तो अगर कोई ऐसी कंपनी होगी जो उनके साथ ही काम करती होगी तो हम भी उनको ले लेंगे। लेकिन आपका क्या कांग्रेस के साथ गठबंधन रहेगा? क्योंकि पंचायत चुनाव में तो अभी अलग अलग रास्ते जा रहे हैं। नहीं, चुनाव पंचायत का तो कोई पॉलिटिकल पार्टी लड़ती नहीं, हम लोग भी सिंबल से नहीं लड़ते हैं, ना सिंबल से लड़ा जाता है। जो आगे वाला चुनाव आने जा रहा है उसमें हम लोग गठबंधन रखेंगे और कोशिश होगी गठबंधन बहुत मजबूत बन करके आए। बट मजबूत मीन्स के अखिलेश के साथ गठबंधन करना, आपका रेपुटेशन है कि आप बड़े दिल की दोस्ती करते हैं, आप सीट्स भी ज़्यादा देते हैं जो शायद वो डिलीवर ना कर पाए। पर अब नाउ इट इज़ टाइम टू बी रियलिस्टिक, तो आप किस आधार पे सीट्स देंगे? कोई आपने कुछ तरह का फॉर्मूला बनाया है? हालांकि जो डेमोक्रेसी में फार्मूला तो ये होता है कि जिसको ज़्यादा वोट मिला हो, लेकिन क्योंकि विधानसभा का समीकरण देखना पड़ता है, कई बार बीजेपी के लोग इतनी चिंता कर रहे थे किस जाति का अध्यक्ष बनाएं। यूपी में पहले निषाद समाज के नाम चलाया उन्होंने, फिर लोधी समाज का चलाया, फिर ब्राह्मण समाज का भी चलाया। उन्होंने कहा क्षत्रिय, क्योंकि मुख्यमंत्री क्षत्रिय बन नहीं सकता है। तो ये कैलकुलेशन करते रहे बीजेपी के लोग। तो कई बार गठबंधन में और विधानसभा जीतने में जो हमारी सामाजिक परिस्थितियां हैं और जो राजनीतिक परिस्थितियां हैं, पहले कैसा परिणाम रहा है, उन तमाम चीज़ों को विचार करके ही फैसला लिया जाता है। लेकिन जैसा मैंने पहले कहा कि सवाल सीट का नहीं है, सवाल जीत का है। जो जीतेगा वो सीट वही लड़ेगा। ये कह रहे हैं कि कांग्रेस का भी एक फॉर्मूला होता है, जैसे कि उन्होंने बिहार में किया, शुरू में बड़ी रैली करी उसको लेके, जो शो कि तेजस्वी यादव से भी के बार्गेनिंग पॉइंट की तरफ से वो बड़ा शो ऑफ स्ट्रेंथ करते हैं, फिर गायब हो जाते हैं। तो आपको लगता है कि आपके साथ भी कुछ ऐसा ही कर रहे हैं? हम लोग अपनी ज़मीन तैयार कर रहे हैं, किसको क्या करना है करता रहे, हमारा गठबंधन रहेगा। तो इंडिया अलायंस के अगर मैं कहूँ कि 3 सबसे मजबूत पार्टिसिपेंट्स हैं, तो वो कौन आप गिनेंगे? सॉरी मैं, इंडिया अलायंस में सबसे 3 स्ट्रॉन्गेस्ट कौन है? सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट इंडिया अलायंस को जो सबसे मजबूत बनाते हैं। जो इंडिया गठबंधन बना था, जब नीतीश कुमार जी और हम सब लोग बैठक किए थे, तो उस समय यही तय हुआ था कि जो रीजनल पार्टी जहां पर मजबूत है उसी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। इसीलिए तेजस्वी जी के नेतृत्व में बिहार चुनाव लड़ा गया, और नीतीश जी क्योंकि दूसरे दल में थे, दूसरे लाइन में चले गए, उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया। तो ये इंडिया गठबंधन जब बना था तो यही फैसला लिया गया था सभी दलों ने मिलकर के कि जो रीजनल पार्टी जिस प्रदेश में सबसे स्ट्रांग है उसी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, और वही आधार हमारे इंडिया गठबंधन का था। हमें उम्मीद है कि बीजेपी को हराने के लिए, क्योंकि बीजेपी ने सब बर्बाद कर दिया, अब आप देखिए रुपया कहाँ पहुँच गया है। अभी प्रधानमंत्री जी युगांडा गए हैं, युगांडा और भारत की करेंसी का अगर आप वो करेंगे तुलना, तो हमारा देश गरीब दिखाई दे रहा है उनसे। ये बीजेपी के लोग चिल्लाते हैं सुबह से शाम तक कि इतनी अर्थव्यवस्था अच्छी हो गई, दुनिया में हम इस नंबर पे पहुंच गए हैं। पर कैपिटा इनकम क्या है इनकी? पर कैपिटा इनकम क्या है? और यूपी की पर कैपिटा इनकम क्या है? अभी हाल ही में मैंने ये फैसला लिया और हम लोगों ने बहुत विचार करके ये बात कही कि जो महिलाएं हैं उत्तर प्रदेश की, गरीब परिवार जो हैं, बहुत सारे ऐसे परिवार हैं, सपेरा है, पाल समाज के लोग हैं, प्रजापति समाज के लोग हैं, विश्वकर्मा समाज के लोग हैं, कठेरिया समाज के लोग हैं, और तमाम दलित समाज के गरीब लोग हैं, महिलाएं हैं, और उन्हें हम 40,000 रुपया साल में देंगे। बीजेपी 10,000 दे रही है तो सरकार बना ले रही है, तो अब आप सोचिए 40,000 देने पे हमारी सीटें कितनी आएंगी। अब आप पूछेंगे 40,000 आएगा कहां से? हाँ। ये पहला सवाल। हाँ। तो 40,000 कहां से आएगा, इसका मैंने उदाहरण दिया
कि आप देश के सब उद्योगपतियों की सूची बनाइए। और ये मैं देख रहा हूँ यहाँ बहुत सारे सब जागरूक और पढ़े लिखे लोग दिखाई दे रहे हैं मुझे। आप गूगल करिए, चैट जीपीटी पे देखिए कि किस उद्योगपति पे कितना उधार है, केवल टॉप 10 निकाल लीजिए आप। तो अगर उधार से कोई दुनिया का सबसे बड़ा उद्योगपति बन सकता है, देश का सबसे बड़ा उद्योगपति बन सकता है उधार के पैसे से, तो उत्तर प्रदेश की सरकार समाजवादी पार्टी बनने पर सरकार उधार लेकर के गरीब परिवार की महिलाओं को 40,000 रुपया साल में देने का काम करेंगे। और 40,000 इसलिए दे रहे हैं, 40,000 इसलिए दे रहे हैं, शुरुआत समाजवादी पार्टी ने की थी कि 500 रुपये हम लोग दे रहे थे महिलाओं को, गरीब परिवार की महिलाओं को 500 रुपये दे रहे थे। अगले चुनाव में हमने कहा कि 1000 देंगे, हम चुनाव हार गए। फिर उसके बाद कहा हमने 1500 देंगे, फिर चुनाव हार गए। 2500 कहा तो चुनाव हार गए। तो फिर हिसाब किताब हमने लगाया कि अब जो चुनाव लड़ने जा रहे हैं इसमें 3000 रुपया महीना देंगे गरीब परिवार की महिलाएं, तो 12 × 3 36,000, और 4000 दे रहे हैं उनको वो जो इंटरेस्ट बीजेपी ने नहीं दिया। तो कितने हुए हैं? 40,000। अब दूसरा बिंदु बीजेपी ये कहती है कि उत्तर प्रदेश में हर एक की पर कैपिटा इनकम 1 लाख है। पर कैपिटा इनकम जो यूपी के लोगों की है वो 1 लाख है। तो हम बीजेपी के लोगों से कह रहे हैं कि हम 40,000 दे रहे हैं, अब तुम्हारी जिम्मेदारी बनी है 60,000 आप दो, नहीं तो आपके ये आंकड़े फर्जी हैं, झूठे हैं, क्योंकि आप जनता को गुमराह कर रहे हैं कि 1 लाख रुपए से ज्यादा पर कैपिटा इनकम है। तो 40,000 हम दे रहे हैं, आप 60,000 दीजिए। पर ये पॉलिटिक्स क्या सही है? ये बिल्कुल अच्छी पॉलिटिक्स है, इसमें कोई खराबी नहीं है। समाजवादी पार्टी ने लैपटॉप दिए थे फ्री। आज देखिए लैपटॉप देने के बाद बहुत सारे बच्चों का जीवन बदला है। लोग हार्वर्ड पढ़ने गए, लोग बाहर पढ़ने गए, लोगों ने अपने आप काम किया। 20 लाख लैपटॉप दिए तो 20 लाख स्टोरीज हैं। आज भी जब मैं पिछले बार में एयरपोर्ट जा रहा था तो कई लोग जो काम कर रहे हैं वहाँ पर, उन्होंने कहा कि आपके दिए हुए लैपटॉप से मैं आज भी काम कर रहा हूँ। पर अखिलेश जी, ये दिस इज आई एम नॉट सेइंग कि खराब है, पर आपको जॉब्स क्रिएट करने चाहिए। बीजेपी इज ऑल्सो, आप आरोप लगाते हैं कि वो वोट्स खरीद रहे हैं एक तौर से 10,000 देके, तो ये आप भी इसी का कर रहे हैं, आप ज़्यादा दे रहे हैं। आप जब सरकार में होते हैं तो एक तो इन्वेस्टमेंट पहलू है जिस पे आप काम करते हैं, दूसरा सोशल पहलू है जहां गरीब है उसकी क्या मदद कर रहे हैं। और दुनिया भर में ये सरकारें जो हैं गरीबों की मदद करती हैं, गरीबों को किसी न किसी रूप में मदद करती हैं। दुनिया में ऐसी सरकारें बनी हैं, सरकारें बनाते हैं स्कीम। तो इन्वेस्टमेंट पार्ट अलग है। और जब समाजवादी सरकार थी तो तमाम हम लोगों ने योजनाएं चलाई थी। कन्या विद्याधन दिया लड़कियों को 30,000, समाजवादी पेंशन 500 रुपया दिया, फ्री लैपटॉप दिया, साइकिल दी, और बहुत सारी सुविधाएं दी हम लोगों ने। तो इन्वेस्टमेंट की जब बात आई तो मुझे याद है कि जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी समाजवादी सरकार की बनी, और सबसे पहले लखनऊ में अगर कोई इन्वेस्टमेंट के लिए आया था तो शिव नाडर जी आए थे SCL के। और शिव नाडर जी जब आए तो कई मीटिंगों के बाद, उनके अधिकारियों से मीटिंग के बाद, उनकी जो जो इश्यूज थे उनको रिजॉल्व किया। और उसका परिणाम ये हुआ कि नोएडा के बाद सबसे बड़ा ट्रेडिंग कैंपस अगर कहीं बना है तो वो लखनऊ में बना है। आज भी वहाँ पर 6,000 के लगभग नौकरी पा रहे हैं बच्चे, वाइट कॉलर जॉब। दूसरा सैमसंग का जो नोएडा में इन्वेस्टमेंट आया, मुझे याद है कि सैमसंग को लेकर के तमिलनाडु की सरकार भी कुछ इंसेंटिव्स दे रही थी। उनके जो अधिकारी लोग आए तो मैंने कहा उनसे कि आप क्या इंसेंटिव चाहते हैं और आप लिस्ट दीजिए मुझे, ये इंसेंटिव चाहते हैं। और उस समय हमारी सरकार ने ये फैसला लिया कि तमिलनाडु सरकार से बेहतर इंसेंटिव सैमसंग कंपनी को दिए, और उसका परिणाम ये हुआ कि नोएडा में एक्सपेंशन सैमसंग ने किया। तो एक तरफ तो हम लोग इन्वेस्टमेंट वाली बात कर रहे थे, और दूसरी तरफ सोशल जो हमारी जो जिम्मेदारी है गरीबों के लिए, जो हमारी वेलफेयर स्टेट की डेफिनेशन है, उस पर काम कर रहे थे। और हम आपको बताएं, देश के प्रधानमंत्री जी कहीं पर भी हवाई जहाज लेकर के उतर नहीं पाए।